हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट फुल कोर्स की शुरुआत हो गई है और सीटेट के इस फुल कोर्स की सीरीज में हम सीटेट के 5 विषयों को पढ़ेंगे। बस आप लोग अंत तक साथ बने रहिए और जो भी चैनल पर पढ़ाया जाए उसी मन लगाकर पढ़ा करिए। बाकी अच्छे नंबरों से पास होने की तो गारंटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हर टॉपिक के अंत में कुछ परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। मैथ पेडागोजी के इस सेशन में सबसे पहले मैथ में प्रयोग होने वाली शिक्षम अधिगम जो सहायक सामग्री होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अबेकस को पढ़ते हैं। अबेकस को गिनतारा भी कहा जाता है और ये जो अबेकस है एक गणितीय उपकरण है और जिसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग गणित में और निम्न स्थितियों में किया जाता है। मतलब आइए देखते हैं कौन कौन सी वो स्थितियां हैं। गिनती सिखाने में, जोड़ और घटाव सिखाने में। मतलब अबेकस एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल बच्चों को गिनती सिखाने में किया जाता है और साथ में जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को सिखाने में किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका इमेज आपको दिखाएं। ये जो इमेज में दिख रहा है यही है अबेकस। ये एक प्रकार का गणितीय उपकरण है और इसमें देखिए लाइन है, इसमें गोलियां लगी हुई हैं इन लाइनों में और इन्हीं के द्वारा बच्चों को सबसे पहले इन्हीं गोलियों की सहायता से गिनती सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे जो है गिनती सिखाया जाता है। और जब बच्चे गिनती सीख जाते हैं तो फिर इन्हीं गोलियों की मदद से बच्चों को जो है जोड़ना सिखाया जाता है कि इधर इतनी गोलियां हैं, इधर इतनी गोलियां, बताइए कुल गोलियां कितनी हो जाएंगी। या फिर इन्हीं गोलियों की सहायता से मतलब अबेकस की सहायता से घटाव की प्रक्रिया यानी घटाने की भी प्रक्रिया को समझाया जाता है। तो ये था अबेकस। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि अबेकस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है तो आप बताएंगे बच्चों को गिनती सिखाने में और जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को सिखाने में इसका प्रयोग होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा गणित में शिक्षण सहायक सामग्री है वो है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड यह एक गणितीय जोड़ तोड़ है जिसका प्रयोग समतल ज्यामिति आकृतियों की अवधारणाओं जैसे परिधि, क्षेत्रफल और अन्य बहुभुज की विशेषताओं का पता लगाने में किया जाता है। मतलब ये जो जियो बोर्ड होता है एक जो है गणितीय जोड़ तोड़ यानी एक उपकरण है और जिसका इस्तेमाल मतलब प्रयोग करते हैं हम क्या करने के लिए, जो समतल ज्यामिति आकृति होती हैं जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, वर्ग हुआ, आयत हुआ, मतलब जितनी भी ज्यामिति आकृतियां हैं उनकी अवधारणाओं को समझने में इसके द्वारा सहायता मिलती है। इस उपकरण के द्वारा आप ये जो आपकी समतल ज्यामिति आकृतियां हैं उनकी परिधि भी नाप सकते हैं, क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं और साथ ही जो उनकी अन्य विशेषताएं होती हैं उसका भी पता लगाया जा सकता है। और इसका प्रयोग त्रिविमीय आकृतियों में उनके लंब, किनारे, कोण, कोनों आदि का पता लगाने में भी किया जा सकता है। मतलब इसका प्रयोग द्विविमीय के तो साथ साथ त्रिविमीय मतलब 2D के साथ साथ 3D आकृतियों का भी जो विशेषताएं होती हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, लंब, किनारे, कोण, कोने, ये सब भी इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो आइए इसको इमेज में दिखा के आपको और भी एकदम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ये है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड एक ऐसे जो है लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें खूब ढेर सारी ऐसी खूंटियाँ निकली रहती हैं और इन खूंटियों में ऐसे रबड़ की सहायता से, मान लीजिए जैसे वर्ग बनाना तो ऐसे खूंटियों में आप फंसाते चले गए, वर्ग बन गया। या फिर त्रिभुज बनाना है, फिर से जो है रबड़ की सहायता से आप
फंसा दिए। आयत बनाना है तो रबड़ की सहायता से ऐसे खूंटियों में फंसा देंगे, आयत बन जाएगा। उसी तरीके से चतुर्भुज भी बन जाएगा। तो जियो बोर्ड में आप जितनी भी समतल आकृतियां हैं द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल, उनको आप बना सकते हैं। और इसमें 2D के साथ साथ 3D आकृतियां भी बन सकती हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे रबड़ लगाया गया है, इसमें एक ऊपर की साइड रबड़ लगा ही है और आप इसमें एक नीचे के साइड जो है रबड़ लगा दीजिए और उसके बाद ये बन जाएगा 3D। तो इसमें अब बच्चे क्या कर सकते हैं, कोण जो होते हैं कोण को भी चेक कर सकते हैं, किनारों को भी देख सकते हैं, साथ ही जो है इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है और ये किस प्रकार से दिखता है और बाकी विशेषताएं। मतलब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है कि कहीं पर भी अगर ज्यामित आकृतियों की बात आ जाए, कि ज्यामित आकृतियों का चाहे परिधि निकालने की बात आ जाए, चाहे क्षेत्रफल की बात आ जाए, चाहे बहुभुज बताने की बात आ जाए, या फिर उनके लंब किनारे कोण कोनों इन सब के बारे में कहीं भी आ जाए प्रश्न, तो आप समझ लीजिए कि वो जियो बोर्ड ही उसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला शिक्षण अधिगम सामग्री है टेनग्राम। ये जो टेनग्राम है यह एक पहेली वाला खेल है और इसका प्रयोग द्विविमीय ज्यामित आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। मतलब ये जो टेनग्राम है एक प्रकार का पहेली वाला खेल है और इसका इस्तेमाल जो 2 डायमेंशनल आकृति होती हैं जिसमें 2 ही विमाएँ दी गई रहती हैं उनको पहचानने में किया जाता है और इसकी 7 ज्यामित आकृतियाँ होती हैं और इन 7 ज्यामित आकृतियों में 5 त्रिभुज होता है और साथ ही एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो कुल मिला जुला के ये टेनग्राम में भले ही नाम है टेनग्राम, लेकिन इसमें 7 ज्यामित आकृतियाँ होती हैं। और इससे ये होता है कि बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सभी 7 टुकड़ों का प्रयोग करते हुए ऐसी आकृति बनानी होती है जिसमें कहीं खाली स्थान नहीं बचना चाहिए। ये जो आपके 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज, इन 7 आकृतियों से मिला के नई नई प्रकार की आकृतियाँ बनानी हैं और इस प्रकार से बनानी है कि सारे जो है आकृति एक दूसरे से जुड़े रहें और कहीं भी खाली स्थान ना रहे। तो आइए आपको टेनग्राम के फिगर से और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ये है टेनग्राम, इसमें 7 आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 आकृतियाँ हैं और इन 7 आकृतियों को इस हिसाब से जोड़ना है। देखिए यहाँ पे इस हिसाब से जोड़ा गया है इनको कि एक चिड़िया बन गया है, या फिर यहाँ पे देखिए इस हिसाब से जोड़ा गया है कि एक लेटर बन गया ए, या फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए इन्हीं 7 आकृतियों की सहायता से घर बना दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें बनाई गई हैं। तो टेनग्राम का इस्तेमाल आपका सबसे पहले जो 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृतियाँ हैं उनको पहचानने में किया जाता है और इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं और खेल खेल के द्वारा नई नई आकृतियाँ बनाते हैं जिससे उनमें रचनात्मकता का विकास होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो ये था टेनग्राम। अब देखते हैं अगला शिक्षण अधिगम सामग्री। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला शिक्षण अधिगम सामग्री है ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर को संख्या चार्ट भी कहा जाता है। संख्या चार्ट, ये जो ग्रिड पेपर है इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं के त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण की बात आ जाए तो वहाँ पे ग्रिड पेपर का इस्तेमाल होता है और यही आंसर आपका सही रहेगा। साथ ही ग्रिड पेपर का इस्तेमाल दशमलव संख्याओं की तुलना में भी किया जाता है और दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता समझने में भी इसका प्रयोग किया जाता है
और साथ ही दशमलव संख्याओं को लिखने में भी किया जाता है। तो जो ये आपका संख्या चार्ट है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला तो जो है आपका दशमलव संख्याओं की त्रुटि विश्लेषण में, दूसरा दशमलव संख्याओं की तुलना में, तीसरा आपका दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान में, और चौथा आपका दशमलव संख्याओं को लिखने में क्या संख्या चार्ट या फिर ग्रिड पेपर का इस्तेमाल होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दशमलव संख्याओं की पहला है तुलना करना। तो मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं 0.600 और दूसरी संख्या है 0.6। अब आपको ये समझाना है बच्चों को कि ये जो ऊपर की संख्या है 0.66 और नीचे की जो संख्या 0.6 है, ये दोनों बराबर हैं। आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों जीरो, इसको आप या तो हटा दो या फिर नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए ग्रिड पेपर का इस्तेमाल होता है। साथ ही आप ये भी समझा सकते हैं बच्चों को कि दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान को महत्ता समझाने में, मतलब जो शून्य के बाद जो दशमलव लगा है, अब उसके बाद 6 है, 6 के बाद 2 जीरो है, इस 6 के बाद एक भी जीरो नहीं है, लेकिन ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। या फिर यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा दो, यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की महत्ता को भी समझा सकते हैं ग्रिड पेपर में आसानी से। साथ ही दशमलव संख्याओं को लिखने में, तो आप तो देख ही रहे कि यहाँ पे दशमलव संख्या कितनी आसानी से लिखा जा रही, क्योंकि खाने हैं, उसी में आप फटाफट लिखते चले जाएंगे। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि दशमलव संख्याओं के त्रुटि विश्लेषण से संबंधित, या फिर दशमलव संख्याओं की तुलना, या फिर दशमलव संख्याओं की शून्य की स्थानीय मान की बात आ जाए, या फिर दशमलव संख्याओं के लिखने की बात आ जाए, तो इस चारों चीज़ों का आंसर आपका क्या होगा? ग्रिड पेपर या फिर संख्या चार्ट। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब तक आपकी कितनी समझ बन चुकी है। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ज्यामित आकृतियों को प्रभावशाली तरीके से समझाया जा सकता है। आपकी जो ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ होती हैं, उसको आप किस इक्विपमेंट से, किस शिक्षणागम सहायक सामग्री से अच्छे से समझा सकते हैं, यही बताना है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जियो बोर्ड के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर 2 है फिल्म पट्टियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है सिरोपरि प्रक्षेपी द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 है पोस्टर द्वारा। तो अभी आपको हमने समझाया है कि जहाँ पर भी ज्यामित आकृतियों की प्रभावशीलता को समझाने की बात आ जाए, या कोण किनारे निकालने की बात आ जाए, क्षेत्रफल परिधि निकालने की बात आ जाए, ये सारी चीज़ों की जहाँ पर बात आ जाए, तो वहाँ पे जियो बोर्ड का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में से किसके प्रयोग से गणितीय संक्रियाओं का बोध सहजता से हो जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है जियो बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 है गिनतारा, ऑप्शन नंबर 3 है टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें इन चारों इक्विपमेंट में से किस से जो है सबसे आसानी से किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि गिनतारा यानी अबेकस एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा गणितीय संक्रियाएं यानी जोड़ घटाव की प्रक्रिया को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर
गणित शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। तो आपको ये देखना है कि प्राइमरी लेवल पे जो गणित शिक्षण में सबसे प्रभावशाली सामग्री क्या है। तो वो क्या वो ऑप्शन नंबर 1 है कि गिनतारा है, या फिर जियो बोर्ड है, या फिर चाक और बोर्ड है, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग अलग अलग आंसर सोच सकते हैं। कोई गिनतारा को भी कह सकता है, कोई जियो बोर्ड को कह सकता है, कोई चाक और बोर्ड को कह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो असली आंसर है कि गणित शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, तो देखिए जो सबसे प्रभावशाली किसी भी चीज़ का शिक्षण अधिगम सामग्री वो है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव से बड़ा कोई भी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री से किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं गिनतारा द्वारा, जियो बोर्ड द्वारा ज्यामितीय आकृतियाँ सिखा रहे हैं, या चाक और बोर्ड की सहायता से पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को आप किसी प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ दें, रियल लाइफ से जोड़ दें, क्योंकि एनसीएफ भी कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ा हो। तो कहीं पर भी अगर सीखने की बात आती है तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव। अगर इंसान का किसी चीज़ में प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को करके सीख ले रहा है, अनुभव ले रहा है, तो वो बहुत ही आराम से उस चीज़ को सीख जाएगा। तो आर्टिफिशियल चीज़ें कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी हो, वो चीज़ें नहीं उतना जो है उचित हो सकती जितना कि आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिसके द्वारा आप करके सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। मतलब गणित की जो कक्षा है उसमें कुछ दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से साधन सबसे अच्छे रहेंगे इन दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टेलर का गिनतारा। तो हाँ, इसको जो है दृष्टिबाधित है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको छू लेंगे जान जाएंगे। भिन्न का किट है, तो उसको भी छू के समझ जाएंगे। संख्या चार्ट, तो देखिए जो संख्या चार्ट है वो संख्याओं का चार्ट होता है, एक चार्ट होता है जिसपे संख्याएं छपी हुई रहती हैं, लिखी हुई रहती हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो संख्या चार्ट को नहीं जो है समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो जहाँ जहाँ पे संख्या चार्ट है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बचता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है जहाँ पर संख्या चार्ट नहीं है। फिर भी ऑप्शन को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहला है टेलर का गिनतारा। टेलर का जो गिनतारा है इसको बच्चा छू सकता है और महसूस कर सकता है, इसलिए ये दृष्टिबाधितों के लिए एक अच्छा साधन हो जाएगा। कंप्यूटर, इसके द्वारा भी बच्चा ऑडियो को सुन सकता है और इसके द्वारा भी उसको अच्छे से सिखाया जा सकता है। जियो बोर्ड, यहाँ पर भी बच्चा छू के अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जा रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।